प्रिय दर्शकगण, आप सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम फोर्सेस की बात करेंगे। वैदिक विज्ञान क्या कहता है फोर्सेस के बारे में, यूनिफाइड जो फोर्स है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि आधुनिक भौतिकी के अनुसार 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के फोर्सेस होते हैं जो सृष्टि के पदार्थों में लगते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की चर्चा करें, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये ग्रह तारों और गैलेक्सियों के बीच कार्य करता है। इस सृष्टि में जितने भी ग्रह तारे गैलेक्सीज सब कुछ है, सूर्य है, पृथ्वी है, सब कुछ इसी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर का अस्तित्व भी इसी ग्रेविटी की वजह से है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं कि ग्रेविटी की उत्पत्ति के लिए ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल उत्तरदायी है। ग्रेविटॉन जो पार्टिकल होता है उसी से ग्रेविटी की उत्पत्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति ग्रेविटॉन पार्टिकल से ही होती है, जिससे कि ग्रह तारे गैलेक्सीज हमारा शरीर आदि बना हुआ है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका रेंज बहुत अधिक होता है। ये दूर दूर ग्रह तारे गैलेक्सियों में कार्य करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में जो कोई भी पार्टिकल है, जो कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ग्रह तारे गैलेक्सीज ही क्यों ना हो, जिन पदार्थों में मास है, द्रव्यमान है, ग्रेविटी वहीं कार्य करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की उत्पत्ति मास की वजह से होती है, द्रव्यमान की वजह से होती है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो मास है, द्रव्यमान, इसकी उत्पत्ति ग्रेविटॉन पार्टिकल से होती है। हालांकि वैदिक विज्ञान के अनुसार मास की उत्पत्ति ग्रेविटॉन पार्टिकल से भी सूक्ष्म स्ट्रिंग है उससे होती है। लेकिन अभी समझने के लिए इतना ठीक है कि ग्रेविटॉन जो पार्टिकल है वो मास के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही उत्तरदायी है। तो ये है ग्रेविटी, जो कि पूरे ग्रह तारों गैलेक्सियों को एक दूसरे से बांधे हुए है दूर दूर तक। इस सृष्टि में इसका क्षेत्र वैज्ञानिक बताते हैं कि अनंत दूरी तक ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, क्योंकि पूरे सृष्टि में मास रूपी यानी द्रव्यमान रूपी पदार्थ भरे पड़े हैं। जहाँ जहाँ भी मास होगा, द्रव्यमान होगा, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है, जो कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच कार्य करता है। जहाँ पर चार्ज रूपी प्रॉपर्टी थी, वैसे जहाँ पर मास रूपी प्रॉपर्टी द्रव्यमान होता है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। लेकिन जहाँ पर चार्ज होता है, चार्ज की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही उत्तरदायी होता है। ये जो चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, प्रोटॉन के अंदर होता है, ग्रह तारे गैलेक्सियों के अंदर भी चार्ज होता है। तो जहाँ जहाँ भी चार्ज है इस पूरे ब्रह्मांड में, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुम्बकीय बल उत्तरदायी होता है। इसी तरह इस सृष्टि में कार्य कर रहा एक तीसरा फोर्स होता है, जो कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है यानी नाभिकीय प्रबल बल। ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को जो भी पार्टिकल आदि बांधे रहते हैं, उनके बांधने में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह न्यूक्लियस के ही अंदर, न्यूक्लियस में वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ये दोनों जो स्ट्रांग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये दोनों नाभिक के अंदर काम करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं। जो बोसान आदि पार्टिकल होता है, मेसान आदि पार्टिकल होता है, इनके बीच कार्य करते हैं। तो अभी तक वर्तमान समय में मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात सुनी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुम्बकीय बल, इसी प्रकार स्ट्रांग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। अभी तक आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों से, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से ये सुन चुके होंगे कि ये जो फोर्सेस होते हैं, अगर हम न्यूट्रिनो आदि पार्टिकल को ठीक से डिटेक्ट कर लेते हैं या फिर किसी नए पार्टिकल की खोज कर लेते हैं, तो वे कहते हैं कि पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, एक नया फोर्स आ जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया? पार्टिकल से भी सूक्ष्म आपने सुना होगा एक स्ट्रिंग थ्योरी है, वो बताती है कि ये जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, मेसान, ग्रेविटॉन आदि, ये सब सूक्ष्म स्ट्रिंग के विशेष संयोग से बनते हैं। और अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप ये भी जानते होंगे कि जो पार्टिकल होते हैं उनके अलग अलग फील्ड होते हैं, और ये जो फील्ड होते हैं इन्हें सामूहिक रूप से वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। वैक्यूम एनर्जी से ही अलग अलग पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का अलग फील्ड होता है, ग्रेविटॉन का अलग फील्ड होता है, इन्हीं को वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया, ये जो वैक्यूम एनर्जी है, आखिर इसमें कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो 4 फोर्सेस की बात की वो तो पार्टिकल स्तर तक है या फिर ग्रह तारों गैलेक्सियों के बीच है। लेकिन अगर पार्टिकल से भी सूक्ष्म जाएं, न्यूक्लियस के अंदर जाएं, जो स्ट्रिंग है या फिर जो अलग अलग पार्टिकल के ही फील्ड हैं,
तो ये जो फील्ड है जिसे वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, आखिर इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? क्योंकि अगर इसकी सत्ता है, ब्रह्मांड में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो वैक्यूम एनर्जी में भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। ये फिजिक्स का सिद्धांत है। इसी तरह क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया, ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, ये भी पार्टिकल से बहुत सूक्ष्म होती है स्ट्रिंग लेवल पर। तो इनमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? क्योंकि बिना फोर्स के डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बिखर जाएगी। तो क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? इसी तरह जो स्पेस होता है वो वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से भी सूक्ष्म होता है, वो अगले स्तर का है। तो स्पेस भी सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया स्पेस जिन विशेष स्ट्रिंग के संयोग से बना हुआ है, आखिर किस फोर्स से स्पेस की उत्पत्ति होती है? स्पेस में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इसी तरह अगर उससे भी सोच में जाएं, तब जाके अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग आते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी होगी या फिर वैदिक विज्ञान के बारे में सुना होगा, तो आप ये जानते होंगे कि स्पेस से भी सूक्ष्म अलग अलग प्रकार के स्ट्रिंग होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। आखिर इनमें कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है? क्या आपने कभी इन सब पर विचारने का प्रयास किया? आज के इस वीडियो में वैदिक विज्ञान के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सृष्टि में कितने प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, अभी तक आपने जिन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में सुना, ये वैदिक विज्ञान के केवल 2 फोर्स में आते हैं। वैदिक विज्ञान कहता है कि इस सृष्टि को चलाने में 9 फंडामेंटल फोर्स काम करते हैं। जो मैंने बताया, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, स्पेस और जो सूक्ष्म स्ट्रिंग है, मैं वहाँ तक की चर्चा कर रहा हूँ। वैदिक विज्ञान 9 अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेस की बात करता है जो कि पूरे सृष्टि में काम करते हैं। और ये जो आधुनिक भौतिकी के 4 फोर्सेस होते हैं, ये जो 3 फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी 3 फोर्स हैं, ये वैदिक विज्ञान के एक फोर्स में आते हैं। और ये जो ग्रेविटी है, ये भी वैदिक विज्ञान के एक फोर्स में आता है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आधुनिक विज्ञान वैदिक विज्ञान से अलग है। जो सृष्टि का नियम है, जो सृष्टि में पदार्थ हैं, उन्हीं की व्याख्या की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम वैदिक विज्ञान के 9 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन 9 फंडामेंटल फोर्सेस को मिलाकर कौन सा वो एक यूनिफाइड फोर्स बनता है जो पूरी सृष्टि को अकेले संचालित कर रहा है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान में भी ऐसा माना जाता है कि एक यूनिफाइड फोर्स था, जिससे आगे चलकर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रांग न्यूक्लियर, ये बाद में 4 फोर्स अलग हुए। लेकिन वैदिक विज्ञान इस सिद्धांत के बारे में कुछ और ही कहता है। वो बताता है कि 9 फंडामेंटल फोर्सेस का यूनिफाइड फोर्स कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में हम सृष्टि में जितने भी फोर्सेस लगते हैं, जितने भी फोर्सेस कार्य करते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, ये जो फिजिक्स है, वैदिक विज्ञान है, ये सब सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। हालांकि जो फिजिक्स में जितने भी थियरीज गलत होंगी, उनमें कोई त्रुटियां होंगी, ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ी भिन्नता हो सकती है। लेकिन जो ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का नियम है, वो एक ही है। तो मैं जो 9 फंडामेंटल फोर्सेस की चर्चा करने जा रहा हूँ, ये भी आधुनिक विज्ञान का फोर्स इसमें ही आ जाएगा। अभी मैं व्याख्या करके आपको सिद्ध करूँगा। फर्क केवल इतना है कि जो वैदिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान तो पार्टिकल स्तर तक के फोर्सेस की चर्चा करता है क्योंकि उसने वहाँ तक खोजा है। लेकिन वैदिक विज्ञान डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर सृष्टि में जितने भी देव पदार्थ होते हैं, वैक्यूम एनर्जी, स्पेस और उससे भी सूक्ष्म जो स्ट्रिंग होते हैं, वैदिक रश्मियाँ होती हैं, उन सब के बारे में जितने भी फोर्सेस होते हैं, वैदिक विज्ञान हर एक सूक्ष्मता में जाकर व्याख्या करता है। हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। तो आइए इन 9 फंडामेंटल फोर्सेस की चर्चा करते हैं। पहला है इंद्र वायवः। ये जो इंद्र वायवः फोर्स है, ये वैदिक विज्ञान का पहला फोर्स है जो कि चार्ज पार्टिकल के बीच काम करता है, न्यूक्लियस के बीच काम करता है। जितने भी सृष्टि में चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गए या फिर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है जिनमें भी चार्ज होता है, इन सब के बीच ये इंद्र वायवः फोर्स काम करता है। अगर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से देखें, वैसे तो आधुनिक विज्ञान में भी जो पार्टिकल होते हैं उनके अलग अलग फील्ड बताए गए हैं, 16 फील्ड। इसी तरह अगर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी, उसे ही अलग अलग वैज्ञानिक फील्ड कहते हैं। तो इसके बीच ये इंद्र वायवः फोर्स काम करता है। और सृष्टि में जितने भी देव पदार्थ होते हैं, इंद्र तत्व, सोम तत्व, अग्नि तत्व, तो इन पदार्थों के बीच इंद्र वायवः फोर्स काम करता है। अभी मैंने जो आधुनिक विज्ञान के अनुसार 3 फोर्सेस की चर्चा की, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये तीनों फोर्स वैदिक विज्ञान में इंद्र वायवः फोर्स के अंदर आ जाते हैं।
इसी के अंदर ये तीनों फोर्स आ जाते हैं, जो कि वायु तत्व से लेकर पार्टिकल स्तर तक काम करता है। वैदिक विज्ञान का दूसरा फोर्स है अंतर्यामः। ये जो सृष्टि में अंतर्यामः नामक फोर्स होता है, ये अग्नि तत्व को उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाता है। आप ये जानते होंगे कि अग्नि तत्व कहते हैं सभी फंडामेंटल पार्टिकल को। तो ये जो सभी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये वैक्यूम एनर्जी से उत्पन्न होते हैं, वायु तत्व से। तो वायु तत्व से इन पदार्थों की उत्पत्ति में ये अंतर्यामा फोर्स सबसे बड़ा कारण बनता है, सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है। ये फोर्स आप कह सकते हैं कि वैक्यूम एनर्जी के स्तर पर काम करता है, जो कि वैक्यूम एनर्जी से अलग अलग पार्टिकल की उत्पत्ति कराता है, वहाँ पर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको इस अंतर्यामा फोर्स को विस्तार से जानना हो तो इसके लिए आपको ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, कौशितकी ब्राह्मण आदि ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब इसके बारे में आप विस्तार से जान पाएंगे। इसके बाद वैदिक विज्ञान में तीसरा फोर्स आता है मैत्रवरुणः। प्राणापानो वै मैत्रवरुणः। ये मैत्रवरुणः जो फोर्स है, विशेषकर ये सूक्ष्म स्टिंग के अंदर काम करता है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाई है। ये जो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये सब सूक्ष्म स्टिंग होते हैं, और इसी के साथ जो छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, स्टिंग होते हैं, ये मैत्रवरुणः बल विशेषकर इन्हीं के बीच काम करता है। सृष्टि में जितने भी सूक्ष्म स्टिंग होते हैं, ये मैत्रवरुणः बल इनको नियंत्रित करता है। ये जो मैत्रवरुणः नामक फोर्स है, ये छंदों की उत्पत्ति में छंदों के ऊपर विशेष भूमिका निभाता है। ये उसी स्तर का फोर्स है, सूक्ष्म होता है। यही सूक्ष्म स्टिंग के लेवल से, प्राण व छंदों के लेवल से आगे के सभी पदार्थों को नियंत्रित करता है। पूरी सृष्टि में व्याप्त है ये। सृष्टि में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये मैत्रवरुणः नामक बल ना व्याप्त हो, क्योंकि सूक्ष्म स्टिंग से ही पार्टिकल बनते हैं। वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब बनते हैं, और पार्टिकल के जो अलग अलग फील्ड होते हैं, ये सब बनते हैं। मॉलिक्यूल, आयन, एटम, सब इन्हें सूक्ष्म स्टिंग से बने हुए हैं। तो ये जो मैत्रवरुणः नामक बल है, फोर्स है, ये सृष्टि में सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। यहाँ तक कि सृष्टि की उत्पत्ति से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जब सृष्टि का अंत होगा, तब तक ये मैत्रवरुणः नामक फोर्स काम करता है। इसके बाद वैदिक विज्ञान में जो चौथा फंडामेंटल फोर्स है, वो है आश्विनः। आश्विन बल प्रतिकर्षण के रूप में सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि में जहाँ जहाँ पर भी रिपल्सन है, रिपल्सिव फोर्स है, वहाँ पर ये आश्विन फोर्स सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर उसे एक सूक्ष्मता में देखें तो वो भी सूक्ष्म पदार्थों को रिपेल करने लगता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक लंबे डिस्टेंस तक जाकर ग्रह तारों, गैलेक्सियों को रिपेल करने लगता है। इस सृष्टि में कोई भी एक पदार्थ, चाहे वो स्टिंग ही क्यों ना हो, वे एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती। ये भी वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है। आप एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं, आपको लगता है कि मैं हाथ मिला रहा हूँ, लेकिन अगर यही पार्टिकल फिजिसिस्ट से पूछोगे तो वो कहेगा कि बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन, इन सब का विशेष मिश्रण ही आपस में मिल रहा है, वो भी पूरी तरह एक दूसरे को छू ही नहीं रहे हैं। इसी तरह जब आप हथौड़े के द्वारा लोहे पर मारते हैं तो भी वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते पूरी तरह। ये फिजिक्स का, वैदिक विज्ञान का सिद्धांत है। तो ये जो एक दूसरे को स्पर्श न करना होगा, पूरी सृष्टि में चाहे स्टिंग हो, पार्टिकल हो, ग्रह तारे, गैलेक्सीज हों, कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, और उनके बीच में जो स्पर्श नहीं करने देता, जो रिपल्सिव फोर्स काम करता है, वही आश्विन फोर्स है। ये आश्विना फोर्स ही है जो सृष्टि के पदार्थों में मर्यादा बनाए रखता है। उन्हें व्यवस्थित करने में इस आश्विना नामक फोर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यहाँ तक कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन आदि जो अलग अलग फील्ड से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आप वैक्यूम एनर्जी कहते हैं, वो वैक्यूम एनर्जी स्वयं एक दूसरे से नहीं मिली हुई है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, यहाँ तक कि स्पेस भी कुछ सूक्ष्म स्टिंग के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि स्पेस की भी जो यूनिट होती है, जो जाल के रूप में होती है, वो भी एक दूसरे से नहीं मिली होती है। इन सब में रिपल्सिव फोर्स का कारण ये आश्विना नामक फोर्स ही है। वैदिक विज्ञान में जो पांचवा फंडामेंटल फोर्स है, वो है शुक्रः। ये जो शुक्र फोर्स होता है, विशेषकर ये इंद्र नामक पदार्थ के अंदर काम करता है। इंद्र जो होता है वो वायु तत्व से भी बहुत सूक्ष्म होता है। जो स्पेस मैंने कहा कि कर्वेचर के रूप में होता है, उससे भी सूक्ष्म होता है इंद्र तत्व। इंद्र तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है? ऋषियों ने कहा है कि अग्निहोत्रेण दर्श पूर्णमासाभ्याम इंद्रम असृजत। अग्निहोत्र में, अग्निहोत्र कहते हैं कि ये जो प्राणपान आदि का विशेष मिश्रण होता है, इसी को अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्र में यानी प्राण अपान रूपे सूक्ष्म स्टिंग के विशेष संयोग से दर्श पूर्णमासाभ्याम यानी मनस तत्व और वाक तत्व के उपस्थिति में इंद्र की उत्पत्ति की जाती है।
तो जो ये इंद्र होता है ये सूक्ष्म प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है। ये भी सृष्टि में सूक्ष्म स्टिंग के रूप में ही होता है। आपने सृष्टि में जितने भी देव पदार्थों के नाम सुने होंगे, चाहे वो इंद्र तत्व हो, वरुण तत्व हो या फिर फोटान आदि पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, बस शर्त ये है कि वो सूर्य के अंदर, सूर्य के गर्भ में उत्पन्न होना चाहिए। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वहाँ पर जिन देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिन सूक्ष्म स्टिंग की उत्पत्ति होती है, उन सब में विशेषकर ये शुक्र नामक बल काम करता है। इसे शुक्र कहते हैं। वैदिक विज्ञान में जो छठवां फंडामेंटल फोर्स है उसे मंथी कहते हैं। मंथी जो फोर्स होता है, विशेषकर आपने जितने भी स्टिंग के नाम अभी सुने, चाहे प्राण, अपान, उदान, समान, ब्यान ये सब हो, या फिर जितने भी छंद रूपी वाइब्रेशन होते हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं यही छंद रूपी वाइब्रेशन है, सृष्टि में गूंज रहे हैं। तो जितने भी प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन है, इनके वाइब्रेशन का कारण मंथी होता है। अगर मंथी ना रहे तो ठीक प्रकार से ये प्राण व छंद स्पंदित ही ना हो, स्पंदन की क्रिया तीव्र नहीं हो सकती, आगे सृष्टि बढ़ ही नहीं पाएगी। आगे इसके बाद जो स्पेस आदि की उत्पत्ति होती है, अगर ये मंथी नामक फोर्स ना हो तो स्पेस की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, वैक्यूम एनर्जी, या फिर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, किसी की भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ये जो मंथी नामक फोर्स होता है विशेषकर सभी प्राण व छंद रूपी स्टिंग के वाइब्रेशन के काम में आता है। उन्हें वाइब्रेट कराने का काम यही मंथी नामक सूक्ष्म बल करता है, फोर्स करता है। प्रिय दर्शकों, वैदिक विज्ञान में जो सातवां फंडामेंटल फोर्स है उसे आग्राह्य कहते हैं। ये जो आग्राह्य फोर्स होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के बारे में ज़रूर सुना होगा। सृष्टि में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। इलेक्ट्रॉन फोटॉन पार्टिकल को अवशोषित कर लेता है, फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये विशेषकर आग्राह्य नामक फोर्स की वजह से होती है। ये आग्राह्य फोर्स पूरी सृष्टि में व्याप्त होता है, बहुत अधिक दूरी तक ये कार्य करता है और इस सृष्टि में इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल के द्वारा फोटॉन को अवशोषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या कहें कि इसी आग्राह्य फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फोटॉन को अवशोषित कर लेता है। हम लोग फोटॉन को आंखों के द्वारा अवशोषित करके फिर रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सामने के चित्र को, मुझे आप देख पा रहे हैं, इस चित्र को देखने में, आपके सामने जो मोबाइल घर आपका है, इन सबको देखने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो इसी आग्राह्य फोर्स की वजह से ही संपन्न हो पाती है, जिसकी वजह से आप सृष्टि के पदार्थों को देख पाते हैं। तो ये है वैदिक विज्ञान का सातवां आग्राह्य फोर्स, जो कि फंडामेंटल फोर्स है। वैदिक विज्ञान में जो अगला आठवां फंडामेंटल फोर्स है उसे उक्थया कहते हैं। उक्थया, उक्थी भी कहते हैं कुछ लोग इसे। ये भी आपको वैदिक ग्रंथों में विस्तार से मिल जाएगा। ये जो उक्थी फोर्स होता है, आपको मैंने जितने भी प्राण व छंदों के नाम बताएं, इनका जो आकार निश्चित करता है यही उक्थया नामक फोर्स ही निश्चित करता है। जो प्राण, अपान आदि होते हैं, जैसे उदान रूपी वाइब्रेशन जो कि स्टिंग के रूप में होता है, उसका स्टिंग के रूप में होना, स्टिंग का जो शेप है, स्टिंग का जो आकार बनता है, उसे बनाने में इसी उक्थया नामक फोर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यहाँ तक कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राण व छंद से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राण व छंदों से जो पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो पूरी सृष्टि को एक निश्चित आकार में लाने के लिए ये बल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो ये उक्थया फोर्स होता है, विशेषकर ये सूक्ष्म स्टिंग को आकार देने में, उन्हें शेप देने में विशेष भूमिका निभाता है। इसके बाद जो वैदिक विज्ञान में नौवां फंडामेंटल फोर्स है उसे ध्रुव कहते हैं। ये भी सूक्ष्म स्टिंग के ही अंदर कार्य करता है, स्टिंग को वाइब्रेट कराता है। फर्क इतना है कि जो भी मैंने स्टिंग के लेवल के फोर्सेस की जो भी चर्चा की अभी ऊपर, शुक्र, मंथी, उक्थया, इन सब के समान ये लंबी दूरी तक नहीं जाता, बल्कि इसका प्रभाव सूक्ष्म दूरी तक होता है, एक स्टिंग से दूसरे स्टिंग तक ही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़े बड़े तारों ग्रहों के लिए होता है, ऐसे ही ये सूक्ष्म स्टिंग के लिए होता है, और वो भी एक निश्चित दूरी तक, बहुत कम दूरी तक। प्रिय दर्शकों, तो ये है 9 फंडामेंटल फोर्स जो कि वैदिक विज्ञान इनके विस्तृत व्याख्या करता है। मैं अभी भी कहूँगा, अगर आपको अपने ऋषियों को जानना हो, उनके सामर्थ्य को जानना हो, ये सब उन्होंने समाधि में स्थित होकर लिखा था। वे लोग सब कुछ जानते थे। तो अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग, यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिक के भी चारों फोर्सेस को इसी में मिला दें तो आधुनिक विज्ञान का 4 फोर्स वैदिक विज्ञान के 2 फोर्स में आ जाता है। इस प्रकार वैदिक विज्ञान में 9 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि जो लार्ज हेडन कोलाइडर आदि प्रयोगशालाओं में प्रयोग होता है, अनुसंधान होता है, अगर हम किसी नए पार्टिकल की खोज कर लेते हैं या फिर न्यूट्रिनो आदि को कभी डिटेक्ट कर लेते हैं अच्छे से,
तो पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, फिजिक्स का नया सिद्धांत आ जाएगा। आप लोग खुद विचार कीजिए, जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग 9 फंडामेंटल फोर्सेस की चर्चा करते हों और सृष्टि की गहराई में पार्टिकल से भी आगे जाकर वैक्यूम एनर्जी, यानी जो पार्टिकल के अलग अलग फील्ड होते हैं उनसे भी सूक्ष्म वायु तत्व, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर स्पेस के बारे में अभी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। केवल वो यहाँ तक कहते हैं कि स्पेस सूक्ष्म स्ट्रिंग का जाल है, कर्वेचर है। इसी प्रकार उससे भी सूक्ष्म जो प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन है और भी जो स्ट्रिंग है, जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग वहाँ तक सूक्ष्मता में जाकर सभी 9 फंडामेंटल फोर्स की व्याख्या किए, उनका सामर्थ्य क्या रहा होगा, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या रहा होगा। तो आप खुद ही विचार कीजिए, एक पार्टिकल ही क्या, यहाँ तो पूरी सृष्टि की व्याख्या की जा रही है। अब क्या होगा फिजिक्स का, आधुनिक फिजिक्स का। अब आइए जो यूनिफाइड फोर्स है जिससे इन 9 फोर्सेस की उत्पत्ति होती है उसके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। ये जितने भी फोर्सेस के 9 फंडामेंटल फोर्सेस की बात आपने सुनी, हालांकि इसी के अंदर आप आधुनिक विज्ञान के भी फोर्सेस को मानिए, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम सबके लिए एक हैं। तो ये जो 9 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, आपने अभी देखा कि बड़े बड़े ग्रह, तारों, गैलेक्सियों, ब्लैक होल आदि से लेकर मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, एटम हो गया, सूक्ष्म पार्टिकल हो गए, उनके अलग अलग फील्ड हो गए, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस हो गया, सूक्ष्म स्ट्रिंग हो गए, मनस तत्व की भी चर्चा मैंने की। यहाँ तक 9 फंडामेंटल फोर्सेस काम करते हैं। फिर जाके प्रश्न आता है कि इनसे पहले क्या था। सबसे पहले कोई ना कोई फोर्स होगा, कोई ना कोई प्रेरणा होगी, जो कि यूनिफाइड फोर्स का एक विशेष रूप होगा, जहाँ से इन 9 फंडामेंटल फोर्सेस की उत्पत्ति हुई होगी। तो जिसे वैदिक विज्ञान में ऋषि मुनि महापुरुष लोग यूनिफाइड फोर्स कहते हैं, एकीकृत सिद्धांत कहते हैं, एकीकृत बल कहते हैं, वो है काल तत्व। काल तत्व ही है जिसके माध्यम से ईश्वर तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है, जिसकी एक वैज्ञानिक संरचना है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मता में अनंत है, व्यापकता में भी अनंत है, जिसे आप विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो वो ईश्वर काल तत्व के माध्यम से केवल सृष्टि में, प्रकृति में प्रेरणा करता है, जिससे महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और महत तत्व से फिर अहंकार तत्व के बाद मनस तत्व, और उसके बाद 9 फंडामेंटल फोर्सेस के द्वारा पूरी सृष्टि बना देता है ईश्वर। ये जो मुख्य फंडामेंटल फोर्स है, सबसे मुख्य यूनिफाइड फोर्स है, एकीकृत फोर्स है, वो यही है काल तत्व। काल भी एक पदार्थ होता है। ये जो काल की प्रेरणा होती है, इसे आप तभी समझ सकते हैं जब पूरे सृष्टि को सूक्ष्मता में जाकर सब कुछ जानते हों, और इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, ना तो किसी टेक्नोलॉजी से आप इस यूनिफाइड फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल समाधि में स्थित होकर, समाधि उसी की लग सकती है जो पूरे सृष्टि को जानता हो, पार्टिकल फिजिक्स का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, स्ट्रिंग थ्योरी को जानता हो, मनस तत्व तक पहुंचा हो, प्राण व छंदों को जानता हो, सभी स्ट्रिंग को जानता हो, महत तत्व को जानता हो। अगर मैं इसे ही दूसरे तरह से चर्चा करूं, तो जो ईश्वर है सर्वत्र सब जगह व्यापक, वो ईश्वर काल के माध्यम से, ईश्वर के पास ना तो हाथ है, ना तो पैर है, ना तो आँख है, ना तो कान है, ना तो नाक है, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो अपने ज्ञान के माध्यम से काल तत्व को प्रेरित कर देता है। काल भी एक वाइब्रेशन के रूप में होता है, प्रकृति में काल रूपी वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व कहते हैं जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि है, इस सृष्टि में, पूरे सृष्टि में व्याप्त महत तत्व का सूक्ष्म यूनिट हमारी बुद्धि है। बुद्धि भी एक पदार्थ है। इसी तरह उसके बाद अहंकार तत्व, फिर जाके मनस तत्व की उत्पत्ति होती है। मनस तत्व, ये जो हमारा मन है, मन भी मस्तिष्क के अंदर एक सूक्ष्म पदार्थ है जो परसेंटी रूप में वाइब्रेट कर रहा है। फिर तब जाके वहीं से 9 फंडामेंटल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। काल तत्व के माध्यम से 9 फंडामेंटल फोर्सेस की उत्पत्ति होती है और अलग अलग पदार्थ उत्पन्न होते चले जाते हैं। मनस तत्व से फिर जो स्ट्रिंग होते हैं, प्रण व छंद रूपी वाइब्रेशन, फिर प्रण व छंद रूपी स्ट्रिंग के बाद सूक्ष्म देव पदार्थों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद स्पेस बनने लगता है, तब जाके डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जिसे वैदिक भाषा में असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा कहते हैं। और उसके बाद तब जाके जो पार्टिकल के अलग अलग फील्ड होते हैं, तब फील्ड के बाद तब जाके पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल, आयन, तब इन सब के बाद ग्रह, तारे, गैलेक्सीज बनते हैं। अंत में जाके हम लोगों का शरीर बनता है। सब कुछ 9 फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर ही हो रहा है, जिसको काल तत्व संचालित करता है। हमारी जो आत्मा है वो काल से भी सूक्ष्म है, इसीलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। ईश्वर जो है वो भी काल से परे है, और जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति है, स्वाभाविक अवस्था, वो भी काल से परे है।
तो ये सब पदार्थ काल से परे होने से अनादि हैं, अनंत है, इनका कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है और कभी अंत नहीं होगा। तो यही है वैदिक विज्ञान के 9 फंडामेंटल फोर्सेस, जिसका एक यूनिफाइड फोर्स बनाता है काल तत्व। और काल तत्व सीधे प्रेरित होता है ईश्वर के द्वारा, जिसे आप विष्णु कहते हैं। एक तो विष्णु महापुरुष हुए थे सृष्टि के आदि में सतयुग में, और एक वो ईश्वर है, उसके पास शरीर नहीं है, उसे आप निराकार कह सकते हैं। तो यही है वैदिक विज्ञान के 9 फंडामेंटल फोर्सेस। अभी मैं इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। इनके बारे में अगर आपको विशेष रूप से पढ़ना है, सब कुछ जानना है पूरी सृष्टि को, तो ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, तैत्तिरीय संहिता हो गया, कौशितकी ब्राह्मण हो गया, इन सब ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हो। माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण में भी इसके बारे में दिया गया है, तो उसमें भी जाकर पढ़ सकते हो, तब जाके आपको वेद समझ में आएगा, यानी पूरी सृष्टि। तो ये है ऋषियों का विस्तृत विज्ञान। मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में समझ में आया होगा और अपने पूर्वजों पर भी गर्व होगा। आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, जो भी पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, इन सब पर भी आपको गर्व होगा। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।